हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो आज का जो ये लेक्चर है ये थोड़ा स्पेशल लेक्चर है एक तरीके से। जो टॉपिक्स आज मैं कराने वाला हूँ इसमें इस पर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं यूजुअली, लेकिन कभी कभी बहुत रेयर सिचुएशन में पूछे जा सकते हैं। तो पहला टॉपिक जो आज का है ये हमारा एटॉमिक फिजिक्स में जो यूजुअली पूछे नहीं जाते हैं जिस पर बेस्ड क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ध्यान से देखेंगे। तो टॉपिक है बोर्ड्स थियरी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द मोशन ऑफ न्यूक्लियस। तो मोशन ऑफ न्यूक्लियस अगर मैं कंसिडरेशन में लेता हूं, मोशन ऑफ न्यूक्लियस, अभी तक क्या था, न्यूक्लियस रेस्ट पे था, न्यूक्लियस वाज अज्यूम टू बी एट रेस्ट। न्यूक्लियस अपनी जगह से हिल नहीं रहा था, केवल इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन था वो मूव कर रहे थे, वो मूव कर रहा था न्यूक्लियस के अराउंड। लेकिन अगर मैं मोशन ऑफ न्यूक्लियस को भी काउंट में लूं, क्योंकि होता क्या है कि यूजुअली मोशन ऑफ न्यूक्लियस काउंट में नहीं लिया जाता क्योंकि न्यूक्लियस बहुत हैवी होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। लेकिन अगर मैं उसको काउंट में लूं तो ये अगर मेरा न्यूक्लियस है और ये अगर मेरा इलेक्ट्रॉन है, तो अभी तक हम ये मान रहे थे कि न्यूक्लियस अपनी जगह रुका रहेगा और इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा न्यूक्लियस के अराउंड। लेकिन अगर इसका मोशन भी कंसिडरेशन में लेंगे तो फिर ये दोनों जो है अपने कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट चक्कर काटेंगे। अब अगर ये बहुत हैवी है और ये बहुत लाइट है, जैसा कि यूजुअली होता है, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूक्लियस का मास बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास के मुकाबले, ऑलमोस्ट 2000 गुना 1700 टाइम्स कुछ ज़्यादा होता है। इसलिए सेंटर ऑफ मास यहीं लाई, ऑलमोस्ट इसके अंदर ही लाई करता है एक तरीके से। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें न्यूक्लियस की जगह प्रोटॉन की जगह कुछ और ले लिया जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेरेबल है, या इलेक्ट्रॉन की जगह कुछ और ले लिया जिसका मास इसके कंपेरेबल है, तो उस केस में आपको थोड़ा आपके जो फॉर्मूले हैं नॉर्मली वो थोड़े बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे, क्यों बदलेंगे, जरा वो समझने की कोशिश करेंगे। तो न्यूक्लियस और इसके बीच का गैप है, इलेक्ट्रॉन के बीच का गैप है फॉर एग्जाम्पल आर। अब न्यूक्लियस इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ये न्यूक्लियस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, और ये दोनों जो हैं वो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम के अबाउट रोटेट करेंगे। इसकी अगर सेंटर ऑफ मास से दूरी r1 है और इसकी सेंटर ऑफ मास से दूरी r2 है, तो ये r2 रेडियस का सर्कुलर मोशन करेगा और ये r1 रेडियस का सर्कुलर मोशन करेगा। क्योंकि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए, बिकॉज देर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स बाहर से कुछ नहीं लग रही है सिस्टम पे, तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रुका होना चाहिए। तो इनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होनी चाहिए ओमेगा। ये हमने पहले भी किया है, मतलब सर्कुलर मोशन में भी देखा है ये हमने, तो ये बाइनरी स्टार सिस्टम में भी देखा था हमने, ग्रेविटेशन में भी। तो इस तरीके का बाइनरी स्टार सिस्टम भी होता है। तो यहां पर अगर देखें तो पहले जो हम न्यूटन्स लॉ लिख रहे थे, जब हम न्यूक्लियस को रेस्ट पे एज्यूम कर रहे थे, तो तब न्यूटन्स लॉ कुछ ऐसे लिख रहे थे हम कि के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर, मतलब ये nth ऑर्बिट में है तो अपॉन आर एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब इसको मैं वी बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर न लिख के एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ओमेगा स्क्वायर आर एन भी लिख सकता था, ऐसे भी लिखा जा सकता है, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, आर एन इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। उस केस में ये तब इक्वेशन लिखी है मैंने जब ये सेंटर ऑफ मास मतलब यहीं पर है एक तरीके से। अब जो नई इक्वेशन आएगी उसमें इस पर जो फोर्स लगेगी अभी भी के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर लग रही होगी, बिल्कुल लग रही होगी, लेकिन ये हो जाएगा एम ई इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर टू, नॉट आर एन। ये R2 रेडियस का सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो अगर यहां ध्यान से देखें तो R2 और Rn में क्या रिलेशनशिप है, ये हमने सेंटर ऑफ मास में सीखा है। तो R2 विल बी इक्वल टू सामने वाला, मतलब ये मास, इसका ये न्यूक्लियस का मास mn है, इलेक्ट्रॉन का मास me है, तो mn इंटू Rn अपॉन mn प्लस
me। ये हमने सीखा है पहले, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना हमने सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में सीखा हुआ है, अगर याद हो आपको। तो यहां R2 की जगह मैं लिख सकता हूं, R2 की जगह लिख सकता हूं mn इंटू Rn अपॉन mn प्लस me। तो ये अगर फॉर्मूला देखेंगे तो ये हो गया kZe स्क्वायर अपॉन Rn स्क्वायर विल बी इक्वल टू me इंटू mn डिवाइडेड बाई me प्लस mn इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू Rn। तो जरा ध्यान से इन दोनों फॉर्मूलों को देखिए, इन दोनों फॉर्मूलों को अगर ध्यान से देखें तो पहले जो फॉर्मूला था उसका LHS और इसका LHS सेम है, RHS में ओमेगा स्क्वायर Rn सेम है, अंतर आ रहा है ये वाले टर्म में, ये जो me वाला टर्म है, जहां पहले me था अब वहां me इंटू mn अपॉन me प्लस mn है। अब बिल्कुल यही रिलेशनशिप हम एंगुलर मोमेंटम वाले के लिए भी निकाल सकते हैं। तो याद हो अगर आपको एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन का रूल था, तो एंगुलर मोमेंटम इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू nh अपॉन 2 तो हम पहले लिख रहे थे एंगुलर, जब हम ये न्यूक्लियस के मोशन को नहीं मान रहे थे कि न्यूक्लियस रेस्ट पे ये मान रहे थे अगर, तो हम लिख रहे थे mvn इस तरीके से लिख रहे थे, इज इक्वल टू nh अपॉन 2 लिख रहे थे, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आप इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते थे कि इसका एंगुलर मोमेंटम आप लिख सकते थे me Rn स्क्वायर मतलब I इंटू ओमेगा, ये ऐसे भी लिख सकते थे, तो ऐसे भी लिखा जा सकता था। तो अब जब इसका मोशन आप कंसिडरेशन में लेंगे इन दिस सिचुएशन, अब जो एंगुलर मोमेंटम आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का लिखना पड़ेगा वो आ जाएगा I ऑफ न्यूक्लियस इंटू ओमेगा प्लस I ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ओमेगा, दैट शुड बी इक्वल टू NH अपॉन 2 अब I ऑफ न्यूक्लियस की जगह आपको लिखना पड़ेगा mn इंटू R1 स्क्वायर प्लस I ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह me इंटू R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा, दैट शुड बी इक्वल टू NH अपॉन 2 अब ये ऐसे लिखना पड़ेगा। नाउ अब यहां पर मैं रिप्लेस कर सकता हूं, R2 की जगह ये रिप्लेस कर सकता हूं, R1 निकालना भी आता है मुझे, R1 हो जाएगा me इंटू Rn अपॉन mn प्लस me। तो यहां पर ये रिप्लेस करूं अगर मैं, तो ये mn Rn स्क्वायर की जगह हो जाएगा me स्क्वायर इंटू Rn स्क्वायर अपॉन me प्लस mn प्लस me इंटू R2 स्क्वायर की जगह आ जाएगा mn स्क्वायर Rn स्क्वायर अपॉन me प्लस mn, दैट इंटू ओमेगा, दैट विल बी इक्वल टू NH अपॉन 2 अब जरा ध्यान से इस फॉर्मूले को देखेंगे अगर, तो Rn स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ न्यूमरेटर में बचेगा mn इंटू me, ये कॉमन आया me प्लस mn डिवाइडेड बाई, अच्छा डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर है, एक बार देखेंगे ध्यान से, ये स्क्वायर हुआ है, तो डिवाइडेड बाई me प्लस mn का होल स्क्वायर इंटू Rn स्क्वायर इंटू ओमेगा, दैट शुड बी इक्वल टू NH अपॉन 2 तो यहां से देखेंगे तो एक ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया इक्वल टू, मतलब एक तरीके से टर्म आ गया me इंटू mn अपॉन me प्लस mn इंटू Rn स्क्वायर इंटू ओमेगा, दैट शुड बी इक्वल टू NH अपॉन 2 तो अब जरा इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, ये तब का फॉर्मूला है जब हमने मोशन ऑफ न्यूक्लियस कंसिडरेशन में नहीं लिया था, और ये तब आ रहा है जब मोशन ऑफ न्यूक्लियस कंसिडरेशन में ले रहे हैं। फिर से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाकी सब चीजें सेम है, ये me की जगह यहां पर इस टर्म ने ले लिया me इंटू mn अपॉन me प्लस mn। अब जो भी डेरिवेशन होता है इन दो फॉर्मूलों से ही होता है, ये न्यूटन्स लॉ वाला फॉर्मूला और ये एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला। अब तो जो भी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, स्पीड इन nth ऑर्बिट, एनर्जी इन nth ऑर्बिट, जो भी फॉर्मूले निकल के आते हैं सबके सब इसी से निकल के आते हैं। इनको फिर हम चीज़ें मतलब कैंसिल वगैरह करते हैं, डिवाइड वगैरह करके, स्क्वायर करके, डिवाइड करके चीज़ें कैंसिल करते हैं और वहाँ से रिलेशनशिप्स निकल के आती हैं। तो जो भी रिलेशनशिप निकल के आई थी पहले वो हमको याद है, वो हमने तब की थी, जैसे Rn निकल के आता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, Vn निकल के आता है 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड अपॉन एन। अब लेकिन वहां पर एन और जेड में रिलेशनशिप तो हमने देखी थी, साथ ही साथ वहां मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन में भी
इन्वॉल्वमेंट होती है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन गायब नहीं होता, मतलब याला फॉर्मूला और याले फॉर्मूले से अगर आप इन दोनों फॉर्मूलों को ये कंबाइन करके देखेंगे तो आर एन की वैल्यू जो निकल के आती है, यहां पर से जो निकल के आती है आर एन की वैल्यू, वो निकल के आती है एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड ई स्क्वायर इंटू एम ई। तो यहां पर से मतलब एक तरीके से यह आ जाता है सम कांस्टेंट अपॉन एम ई इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब ये जो पूरा टर्म था, ये टर्म एक्चुअली 0.529 बन जाता है, मतलब के अपॉन एम ई वॉज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये 0.529 एंगस्ट्रॉम बन जाता है अगर आपने इलेक्ट्रॉन का मोशन कंसिडरेशन में नहीं लिया है, न्यूक्लियस का मोशन कंसिडरेशन में नहीं लिया है। तो अब इस केस में जब आप न्यूक्लियस का मोशन कंसिडरेशन में ले रहे हैं तब जो आर एन निकल के आएगा, तो जो भी यहां पर एम ई की जगह थी, एम ई की जगह यह आ जाएगा म्यू। इसको रिड्यूस्ड मास बोला जाता है। म्यू इज ये एम ई इंटू एम एन अपॉन एम ई प्लस एम एन, इसका नाम है रिड्यूस्ड मास। तो यहां पर रिड्यूस्ड मास आ जाएगा एम ई की जगह, तो यह आ जाएगा के अपॉन म्यू इंटू एन स्क्वायर और जेड, बाकी सब चीजें ऐसी की ऐसी रहेंगी। तो के की जगह मैं लिख सकता हूं, अगर आप देखेंगे तो 0.529 इंटू एम ई अपॉन म्यू, तो ये आ जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये फॉर्मूला ऐसा का ऐसे ही होगा, तो मल्टीप्लाई जो एक्स्ट्रा यहां पर आएगा टर्म, वो आएगा एम ई अपॉन म्यू। तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट व्हेन यू टेक इनटू कंसिडरेशन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ न्यूक्लियस का मोशन भी अगर आप कंसिडरेशन में ले रहे हैं। मतलब जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी पहले फॉर्मूले आए थे, उन फॉर्मूलों में आपको जहां पर भी एम ई लिखा हुआ था, तो एम ई जहां पर भी आ रहा था, तो एम ई की जगह आपको ये म्यू अपॉन एम ई ऐसे करके लिखना पड़ेगा, तब जाके वो फॉर्मूले सेम बन पाएंगे। हाँ, तो यहां पर अब जैसे जो Vn का फॉर्मूला आता है, Vn के फॉर्मूले में एमई में इन्वॉल्वमेंट नहीं आती है। आप डिराइव करके देखेंगे अगर, तो Vn का एमई में कोई प्रोपोर्शनैलिटी नहीं आती है। तो Vn का फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा, 2.18 इंटू 10 की पावर 2.18 या 2.19 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। तो Vn का फॉर्मूला एक तरीके से चेंज नहीं होगा, भले ही आप मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसिडरेशन में लें या ना लें। हाँ, एनर्जी में इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर आपको याद हो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, तो काइनेर्जी का फॉर्मूला जो होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जो ये फॉर्मूला निकल के आता है काइनेटिक एनर्जी का, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में, एक्चुअली इस 13.6 के अंदर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। तो ये एक्चुअली हाफ m इंटू वी एन स्क्वायर निकल के आता है। Vn में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं आता है, तो यहाँ me के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी आती है। तो काइनेर्जी का जो है me में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। तो एक तरीके से ये जो फॉर्मूला था, ये है सम k इंटू me इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला था एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट का। तो जो नया फॉर्मूला एक तरीके से बन जाएगा, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, तो काइनेर्जी का फॉर्मूला था k इंटू एम ई सम कॉन्स्टेंट इंटू एम ई इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो नया फॉर्मूला जो बन जाएगा, जब आप मोशन को कंसिडरेशन में ले रहे हैं, तो आप एम ई की जगह म्यू से रिप्लेस करेंगे, तो k इंटू म्यू इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब k इंटू एम ई था 13.6, k इंटू एम ई वॉज 13.6, तो k की जगह लिख सकते हैं 13.6 अपॉन एम ई, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू म्यू अपॉन एम ई। तो एक तरीके से ये हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। इसी तरीके से टोटल एनर्जी का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू म्यू अपॉन एम ई। तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। इसके अलावा जो ये रिडबर्ग फॉर्मूला जो होता है, रिडबर्ग का जो फॉर्मूला हमने निकाला था, तो उसमें भी थोड़ा सा माइन्यूट चेंज आएगा। एक तरीके से रिडबर्ग कांस्टेंट में भी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है। रिडबर्ग वाला जो फॉर्मूला आता है, वो आता है कि भाई जो दो एनर्जीज के बीच का गैप होगा, तो वो hc बाई लेमडा के बराबर हो जाएगा, hc बाई लेमडा के बराबर हो जाएगा। तो hc बाई लेमडा इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ म्यू अपॉन एम ई एक्स्ट्रा आएगा,
इंटू जेड स्क्वायर आएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा रिडबर्ग वाला। तो 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये रिडबर्ग वाला फॉर्मूला जो होता है, तो पहले जो आर की वैल्यू थी वो थी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एच सी, ये थी। अब नए जो आर डैश की वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एच सी इंटू म्यू अपॉन एम ई। एक तरीके से म्यू अपॉन एम ई एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो एक तरीके से नया जो आर डैश होगा पुराना आर इंटू म्यू अपॉन एम ई। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं। अब जैसे ये वैल्यू में कितना चेंज आएगा, अगर नॉर्मली हम देखें तो ये हो जाएगा म्यू हो जाता है एम ई इंटू एम एन अपॉन एम एन प्लस एम ई। तो और डिनोमिनेटर में एक एम ई, तो एम ई से एम ई कटा, तो आर डैश आ रहा है आर इंटू मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आ जाएगा आर कॉमन 1 प्लस एम ई अपॉन एम एन रेज टू द पावर -1। तो ये आ जाएगा आर डैश की वैल्यू आ जाएगी आर इंटू, क्योंकि एम ई एम एन से काफी छोटा होता है, मतलब मैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकता हूं। तो आर डैश विल बी इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस एम ई अपॉन एम एन। तो ये मतलब अगर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडरेशन में लेते, मोशन ऑफ न्यूक्लियस कंसिडरेशन में लेते हैं, तो जो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो पुराने रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू से 1 इंटू 1 माइनस एम ई अपॉन एम एन। एम ई अपॉन एम एन काफी छोटा नंबर है, मतलब ये जो होता है 1600 टाइम्स होता है मास ऑफ न्यूक्लियस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, हाइड्रोजन में भी जैसे प्रोटॉन अगर है सिंपल, तो ये ऑब्वियसली काफ़ी छोटा चेंज है। तो बहुत कम चेंज आता है नॉर्मली। लेकिन कभी कभी जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कभी एक क्वेश्चन यूजुअली जैसे शीट में भी सीपीएस में भी आप देखेंगे तो पॉजिट्रोनियम एटम पूछा हुआ है, पॉजिट्रोनियम एटम। तो पॉजिट्रोनियम एटम एक स्पेशल इमेजिनरी एटम है, इमेजिनरी तो नहीं, बन सकता है वो, फॉर्म हो सकता है बिल्कुल, लेकिन उसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन ना होके पॉजिट्रॉन होता है। अब पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन तो हम मॉडर्न फिजिक्स के न्यूक्लियस वाले पार्ट में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ये चीजें, जो पॉजिट्रॉन क्या होता है। वैसे पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसका मास ऑफ पॉजिट्रॉन जो होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन जो होता है वो प्लस ही होता है। तो मास दोनों का बराबर होता है। ध्यान देंगे, इट इज नॉट प्रोटॉन, इट इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों का मास सेम है। उस केस में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास बीचों बीच हो जाएगा। तो अब जो इनका मोशन होगा, तो ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड चक्कर काट रहा होगा, ये अपने कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे चक्कर काट रहे होंगे। तो उस केस में जो रिड्यूस्ड मास हो जाएगा, इस केस में म्यू हो जाएगा एम ई इंटू एम एन अपॉन एम ई प्लस एम एन। तो यहां पर देखेंगे एम एन भी एम ई के ही बराबर है जो न्यूक्लियस का मास है, तो ये हो जाएगा एम ई बाई 2। तो मतलब जहां जहां पे एक तरीके से जो भी वैल्यूज आपको निकालनी है, तो वहां पे म्यू अपॉन एम ई आ रहा था, तो म्यू अपॉन एम ई हो जाएगा 1/2 इस केस में, पॉजिट्रोनियम एटम के केस में। तो एक तरीके से जहां जहां म्यू या एम ई का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था वो उन जगह पे 1/2 आ जाएगा, एक तरीके से एक्स्ट्रा वैल्यू। तो यहां पर आप देखेंगे तो इस तरीके से आप ये पॉजिट्रोनियम एटम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सीपीएस में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको एक बार अटेम्प्ट करिए। कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 है और 23 है पॉजिट्रोनियम का, ठीक है। उनको जरा अटेम्प्ट करिए एक बार। नाउ दूसरा थियरी कवर करें, अगर दूसरी जो स्पेशल थियरी है यहां पर, जिस पर कि क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन कभी आ गए तो फिर आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, वो है एटॉमिक कोलिजन्स। तो एटॉमिक कोलिजन्स की जरा बात करें। एटॉमिक कोलिजन्स, तो नॉर्मली हमने कोलिजन्स जो इससे पहले पढ़े हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़े हैं। कोलिजन सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में, सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले चैप्टर में हमने कोलिजन पढ़ा था डिटेल में, अगर याद हो आपको। वो एक्चुअली था मैक्रोस्कोपिक कोलिजन। अभी हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक या एटॉमिक कोलिजन्स की, एक तरीके से कि एटम एटॉमिक लेवल पे जब कोलिजन होता है तो क्या होता है, तो वो जरा समझने की कोशिश करें अगर। तो एटॉमिक लेवल पे क्या होता है, जो जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोलिजन होता है तो वहां पर क्या होता है कि डिफॉर्मेशंस वगैरह में एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी
जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन में। लेकिन यहां पर क्या है, एटॉमिक लेवल पे कोई ऐसा नहीं है कि किसी चीज का शेप बिगड़ सकता है, मतलब एटम का शेप नहीं बिगड़ सकता एक तरीके से। अगर एक बॉल दूसरी बॉल से टकरा रही है तो बॉल्स का शेप बिगड़ेगा, बिल्कुल शेप बिगड़ेगा बॉल्स का। लेकिन एक एटम से जब कोई चीज टकराती है, या एक एटम दूसरे एटम से टकराता है, या एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से टकराता है, या एक न्यूट्रॉन एक एटम से आके टकराता है, तो वहां एटम का शेप बिगड़ने का कोई मतलब नहीं है। मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी का जो भी ट्रांसफर होना है वो डिफॉर्मेशन में नहीं हो सकता वहां पे। देयर कैन नॉट बी डिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस या डिफॉर्मेशन ऑफ एटम, क्योंकि वो एक तरीके से इनडिविजिबल, मतलब सबसे छोटा यूनिट है, उसका खुद कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो इसलिए एटॉमिक कोलिजन अगर होते हैं तो उनमें एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है वो जरा हमें समझने की जरूरत है। तो यहां पर मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, हाइड्रोजन एटम है फॉर एग्जांपल। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होता है। अभी जैसे वो n=1 पे है, लेकिन और ऑर्बिट्स भी प्रेजेंट है, मतलब वो दूसरे ऑर्बिट्स में भी रिवॉल्व कर सकता है, लेकिन फिलहाल वो ग्राउंड स्टेट में है, मतलब n=1 वाली स्टेट में है फिलहाल वो फॉर एग्जांपल। तो n=1 वाली स्टेट में है, लेकिन वो 1 से 2 में जंप कर सकता है, 1 से 3 में, लेकिन इसके बीच में 1 और 2 के बीच में वो नहीं जंप कर सकता, या 2 और 3 के बीच में कहीं जंप नहीं कर सकता। वो केवल ये वाली स्पेशल एनर्जीज को ही एब्जॉर्व कर सकता है ये इलेक्ट्रॉन, हर एनर्जी एब्जॉर्व नहीं कर सकता। इट कैन ओनली एब्जॉर्व सम स्पेशल एनर्जीज। अब इस मामले में मैक्रोस्कोपिक कोलिजन से अलग हो जाता है ये एटॉमिक कोलिजन। मैक्रोस्कोपिक कोलिजन में जो डिफॉर्मेशन होता है, तो डिफॉर्मेशन में कितनी भी एनर्जी स्टोर हो सकती है एक तरीके से मैक्रोस्कोपिक लेवल में, लेकिन यहां पर हर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन कैन ओनली एब्जॉर्ब। अब न्यूक्लियस से इंटरेक्शन तो होता नहीं है यूजुअली, बहुत रेयर केस होता है जब न्यूक्लियस से इंटरेक्शन होता है, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, इसलिए न्यूक्लियस से इंटरेक्शन ज्यादा होता नहीं है। कोई भी पार्टिकल अगर आता है तो उसका इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अब जैसे यहां सामने से फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये रेस्ट पे है फॉर एग्जाम्पल, हमारा ये सिस्टम हमारा रेस्ट पे है, हाइड्रोजन एटम फिलहाल रेस्ट पे है, और ये अपने ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है। ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है ये अपनी ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दिस न्यूक्लियस। अब यहां से ये आया, यहां से ये आके अब ऐसा हो सकता है कि इंटरैक्ट ही ना करे, कि ये पार कर दे इसको, बिल्कुल हो सकता है इलेक्ट्रॉन ये कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा है, के काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा है, तो ये हो सकता है यहां इस एटम से इंटरैक्ट ही ना करे। देयर आर क्वाइट लॉट चांसेस कि ये पार कर जाए, ऐसे करके बिना इंटरेक्शन के पार कर जाए। लेकिन ऐसे भी चांसेस हैं कि ये इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन हो, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। न्यूक्लियस से इंटरेक्शन होने के चांसेस आर वेरी 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 रेयर, बिकॉज न्यूक्लियस बहुत बहुत छोटा होता है साइज में, इसलिए न्यूक्लियस से इंटरेक्शन को फिलहाल हम काउंट में नहीं ले रहे। हाँ, लेकिन ये जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो अगर ये इसने इस इलेक्ट्रॉन से फॉर एग्जाम्पल इंटरेक्ट किया, तो ये इलेक्ट्रॉन को ये अपनी एनर्जी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। लेकिन 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 सवाल ये है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी ले सकता है? क्या ये इलेक्ट्रॉन हर एनर्जी की वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है? तो जवाब है नहीं, इट कैन नॉट एक्सेप्ट ऑल वैल्यूज ऑफ एनर्जी। ये 1 से 2 में अगर जंप करना है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, या 1 से 3 में जंप करना है तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। तो ये वैल्यूज ऑफ एनर्जी 10.2, 12.1, ये वैल्यूज ऑफ एनर्जी ये एब्जॉर्व, ये वाला इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर एनर्जी वो एब्जॉर्व कर ले। इट कैन नॉट एब्जॉर्व ऑल एनर्जीज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के मुकाबले काफी कम मास का है, तो इट इज लाइक कोलिजन बिटवीन अ बॉल एंड अ वॉल। अगर याद हो आपको, ये हमने तब किया है, मतलब बहुत हल्की ऑब्जेक्ट और बहुत हैवी ऑब्जेक्ट के बीच का कोलिजन, एक तरीके से उस तरीके का कोलिजन है। ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, तो ये अगर इससे आके टकराती है, तो इससे आके टकराएगी तो मैक्सिमम कितनी एनर्जी का लॉस हो सकता है? तो मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी जो पॉसिबल है यहां पे वो है कि वो इससे चिपक जाए। अगर इससे चिपक जाए तो मोमेंटम का यहां चेंज नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि ये सिस्टम
एक तरीके से बहुत कम वेलोसिटी गेन कर पाएगा, इसलिए ये ऑलमोस्ट अपनी सारी की सारी एनर्जी लूज कर सकता है। ये बॉल अपनी सारी एनर्जी लूज कर सकता है इस दीवार से कोलिशन में। तो जो डेल्टा के मैक्स हो सकता है, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इट विल बी इक्वल टू के। ये के मतलब सारी की सारी एनर्जी वो लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन, और कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का वायलेशन नहीं होगा। तो ये अगर के काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, और ये अपनी मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर सकता है, इट कैन लूज ऑल ऑफ इट्स एनर्जी, या उससे कम भी लूज कर सकता है, लेकिन अपनी ऑलमोस्ट सारी की सारी एनर्जी भी लूज कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल पहला केस है कि काइनेटिक एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन आके इस इलेक्ट्रॉन से अगर इंटरेक्ट करता है, तो क्या ये इसको एनर्जी दे सकता है? नहीं, जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। ये मिनिमम जो एनर्जी एक्सेप्ट कर सकता है वो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सेप्ट करके ये ऐसा नहीं कि बीच में कहीं चले जाएगा। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। वो बीच की कोई एनर्जी स्टेट एक्वायर ही नहीं कर सकता। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये आएगा तो ये इसको एनर्जी नहीं दे पाएगा। अगर ये इसको एनर्जी नहीं दे पाएगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो देयर विल बी नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। तो ऐसे कोलिशन को बोला जाता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन। तो ये इलास्टिक कोलिशन होगा। जैसे अगर K की वैल्यू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उस केस में भी देयर विल बी नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्यों? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आ रहा है तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, तो उस केस में भी कोलिशन इलास्टिक होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उस केस में भी इलास्टिक होगा। तो एटलीस्ट कितनी काइनेटिक एनर्जी इस आने वाले इलेक्ट्रॉन की होनी चाहिए, इस कमिंग इलेक्ट्रॉन की कितनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि ये अपनी सारी की कि ये एटलीस्ट कुछ एनर्जी इसको दे सके, मतलब सामने वाले एटम को एनर्जी दे सके, अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर सके। तो मिनिमम के मिन शुड बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उससे थोड़ी ज्यादा भी होगी तो चलेगा, मतलब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन की अगर काइनेटिक एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई, इसका ये मतलब नहीं है कि ये इसको दे ही देगा एनर्जी। ऐसा भी हो सकता है इंटरैक्ट ही ना करे और भाग जाए, इट इज क्वाइट पॉसिबल। लेकिन अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है तो ये हो सकता है इससे टकराए और इससे टकरा के ये इसको अपनी एनर्जी दे दे, और ये अब एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये एक्सेप्ट करके ऊपर जंप करेगा और ऊपर जंप करके फिर वापस यहां आ जाएगा एक तरीके से। तो ये एक तरीके से एनर्जी फोटोन में कन्वर्ट हो जाएगी। यहां ये फोटोन निकलने लगेगा h न्यू एनर्जी का कुछ। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस अगर हुआ देन द कोलिशन इज इनइलास्टिक कोलिशन। नाउ मतलब इनइलास्टिक कोलिशन अगर होना है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन शुड बी ग्रेटर देन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, देन इनइलास्टिक कोलिशन हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं होगा ही होगा, मे बी। इससे पहले इनइलास्टिक कोलिशन हो ही नहीं सकता। इफ K is less than 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन कोलिशन विल ओनली बी इलास्टिक। इलास्टिक कोलिशन ही होगा पक्का, मतलब कोई एनर्जी का लॉस ही नहीं हो सकता। तो अगर K की वैल्यू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो कोलिशन केवल और केवल इलास्टिक हो सकता है। अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो फिर कोलिशन हो सकता है इनइलास्टिक हो जाए। इट इज देन पॉसिबल कि कोलिशन इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, सॉरी, कि थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस हो जाए। यहां जो लॉस हो रही है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हो रही है, मैक्रोस्कोपिक कोलिशन में वो काइनेटिक एनर्जी डिफॉर्मेशन में चली जाती थी, लेकिन यहां कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता। यहां जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है वो फोटोन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है एक तरीके से। वो एनर्जी मतलब फोटोन एमिट हो जाएगा उस एनर्जी से एक तरीके से। तो एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी यहां लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है एटॉमिक कोलिजन्स अगर इनइलास्टिक हुए तो ये हमने देखा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है और इलेक्ट्रॉन टकराता है एक हाइड्रोजन एटम से विच इज एट रेस्ट, तो उस केस में जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है काइनेटिक एनर्जी का, मतलब मिनिमम जो एनर्जी चाहिए वो एटलीस्ट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो फिर वो अपनी एनर्जी लूज नहीं कर सकता।
उस केस में केवल इलास्टिक कोलिशन होगा। नाउ यहीं पर अगर मैं बात करूं कि ये अगर ये ना आके ये इलेक्ट्रॉन ना होके फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन होता, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि न्यूट्रॉन आके ये हाइड्रोजन एटम है रेस्ट पे और इससे टकरा रहा है, तो न्यूट्रॉन आ रहा है के काइनेटिक एनर्जी से। अब न्यूट्रॉन का मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, या मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है करीब करीब मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो उस केस में अब ये जो केस है ये ऐसा केस है जैसे कि दो बॉल्स हैं, ये बॉल m मास की है, ये बॉल भी m मास की है, ये वाली बॉल रेस्ट पे है और ये वाली बॉल आ रही है कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो दो इक्वल मास की बॉडीज अगर कोलाइड करें तो फिर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है। तो उस केस में मैक्सिमम वाला जब केस होगा यहाँ, तो इस केस में ये दोनों मतलब मैक्सिमम लॉस तब होता है काइनेटिक एनर्जी का जब इनइलास्टिक कोलिशन हो, परफेक्टली इनइलास्टिक। उस केस में फाइनली दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। तो उस केस में अगर देखें हम तो के इनिशियल इज इक्वल टू के एंड के फाइनल इज इक्वल टू विच इज हाफ एम वी स्क्वायर एंड के फाइनल इज हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी वन स्क्वायर, ये वी वन जो है। तो वी वन की वैल्यू अगर देखेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन से तो एम वी शुड बी इक्वल टू 2m v1, तो v1 की जगह v बाई 2 लिखा जा सकता है, तो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर बाई 4। तो ऐसे हाँ, लेकिन दो हैं, सॉरी मतलब दो, हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वन स्क्वायर, तो जाएगा एम वी वन स्क्वायर, तो एम वी वन स्क्वायर, तो एम वी वन स्क्वायर हो जाएगा हाँ एम वी स्क्वायर बाई 4। तो अगर ये देखेंगे तो फाइनल का एनर्जी इनिशियल का एनर्जी बाई 2 है, तो लॉस इन का एनर्जी जो हो सकता है मैक्सिमम लॉस इन का एनर्जी इट इज के माइनस के बाई 2 विच इज के बाई 2। तो अगर आप देखेंगे तो अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन हो तो मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो पॉसिबल है इट इज के बाई 2, वो के बाई 2 का एनर्जी का लॉस हो सकता है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा जो लॉस हो सकता है वो के बाई 2 एनर्जी का मतलब मैक्सिमम का एनर्जी की आधी का एनर्जी एक तरीके से लॉस हो सकती है। तो जो न्यूट्रॉन यहां आ रहा है, तो न्यूट्रॉन अगर के का एनर्जी के साथ आ रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा अपनी आधी एनर्जी दे सकता है, इसको आधी से ज्यादा नहीं दे पाएगा, क्योंकि आधी से ज्यादा देने में एक तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वायलेट हो जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल। तो अगर काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा सकता है? तो नहीं, क्योंकि अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही दे सकता है, तो 2.5 में तो ये नहीं होगा। अगर के 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये अभी भी एक्साइट नहीं करवा सकता। ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन जब आ रहा था तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा सकता था इस इलेक्ट्रॉन को 10.2 से ज्यादा में, लेकिन अभी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो भी एक्साइट नहीं करवा सकता, क्योंकि अगर ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये ज्यादा 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, उससे ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं कर सकता। तो इसलिए ये अभी भी इसको एक्साइट नहीं करवा पाएगा। तो K इज इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक्साइट नहीं होगा, तो K शुड बी ग्रेटर देन एटलीस्ट 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब तक K लेस देन 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, 20.4 क्यों कि उसका आधा मतलब 10.2 वो दे पाए इसको, जब तक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी तब तक कोलिशन परफेक्टली इलास्टिक होगा, मतलब देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी, न्यूट्रॉन उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाएगा। मतलब ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला न्यूट्रॉन आ रहा है तो फिर वो ऐसे के ऐसे आगे बढ़ जाएगा, इट विल नॉट लूज एनी ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। और K ग्रेटर देन 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, तभी कोलिशन में बी इनइलास्टिक, उस केस में फिर इनइलास्टिक कोलिशन हो सकता है इनइलास्टिक कोलिशन अगर 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी होगी तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखना आना चाहिए आपको कि कैसे आप ये एटॉमिक कोलिशंस को समझ सकते हैं। तो मेनली दो ही टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे इसमें कॉम्प्लिकेशन अगर करना चाहें तो बहुत बहुत डिफिकल्ट सवाल बन जाते हैं। हमने तो यहाँ रेस्ट पे माना है इसको, रेस्ट की जगह ये मोशन में हो तो फिर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट पूछेगा नहीं वो आपसे। अगर पूछेगा कभी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का कोलिशन या न्यूट्रॉन का कोलिशन विथ हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट, इससे ही पूछता है वो ज़्यादा। वैसे क्वेश्चन बनने के लिए काफ़ी डिफिकल्ट भी बन सकते हैं इसमें, जैसे He+ आयन के साथ कोलाइड कर रहा है न्यूट्रॉन आके, He+ आयन का मास क्या होगा 2m हो जाएगा, तो फिर ये 2m होगा ये m होगा, तो फिर हमें निकालना पड़ेगा कि
मैक्सिमम एनर्जी का लॉस कितना हो सकता है, तो उस तरीके से वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये स्पेशल टॉपिक हुआ, इसको देखेंगे, इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। अच्छा, एक छोटी सी चीज और है, देखेंगे, इस पर आए हैं क्वेश्चन कभी, मेंस में शायद एक बार नीट में भी आया है, मेंस में तो आया ही है। तो क्वेश्चन इस तरीके का है कि इफ in hydrogen atom, if electron jumps to the state n, इलेक्ट्रॉन nth स्टेट पे जंप किया और nth स्टेट से वो n-1th स्टेट पे ट्रांजिशन कर रहा है, then the frequency of emitted photon की प्रोपोर्शनैलिटी n पर कैसे होगी, n की कितनी पावर पर होगी, गिवन दैट n इज मच ग्रेटर देन 1। अब ये इंपॉर्टेंट है कि n जो, जैसे मतलब ये स्टेट जो होगी, ये जैसे 50वीं स्टेट है या 100 स्टेट है, मतलब जैसे ये n काफी बड़ा है 1 से, तो आपको अगर याद हो तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आप, तो ऊपर जाते जाते एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप जो है वो कम होते जाता है। अगर ये इस तरीके से ये गैप जो है वो कम होते जाता है, बहुत नजदीक एक तरीके से आने लगेंगे। तो अगर n की वैल्यू 1 से काफी बड़ी है, n की वैल्यू जैसे 50 है, 50th से वो 49th पे आ रहा है, तो ये एनर्जी गैप काफी कम होगा। मतलब ऐसा नहीं कि 10.2 है या 2.1 है, ये बहुत छोटा गैप होगा एनर्जी का। तो उस केस में हमें बताना है कि जो यहाँ फोटोन एमिट होगा वो n पर कैसे प्रोपोर्शनैलिटी है उसकी फ्रीक्वेंसी की। तो जो एनर्जी गैप होगा यहाँ डेल्टा E, वो होता है 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एनर्जी इन nth ऑर्बिट होती है। तो डेल्टा E ये प्रोपोर्शनैलिटी हो जाएगी 13.6 और जेड स्क्वायर कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन n-1 का स्क्वायर -1 अपॉन एन स्क्वायर, मतलब ये डेल्टा E इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो डेल्टा E ही मतलब डेल्टा E के बराबर ही hν होता है, hν मतलब ये फ्रीक्वेंसी। तो न्यू इज प्रोपोर्शनल टू दिस। तो इसमें से अगर देखेंगे तो 1 अपॉन एन स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन का होल स्क्वायर -1। अब ऐसा क्यों किया, ताकि हम बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकें। तो 1 अपॉन एन स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एन रेज़ टू पावर -2 -1। यहां पर दिया है कि n इज मच ग्रेटर देन 1, तो 1 अपॉन एन विल बी मच लेस देन 1। तो यहाँ पर मैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकता हूँ, तो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये ब्रैकेट को ओपन, 1 प्लस एक्स की पावर एन को 1 प्लस एन एक्स लिखा जा सकता है। तो 1 प्लस 2 अपॉन एन -1, ये 1 से 1 कटा, तो प्रोपोर्शनैलिटी आ गई 1 अपॉन एन क्यूब पे। ये 2 तो नंबर है केवल, तो अगर देखेंगे यहाँ तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन क्यूब। तो मतलब अगर काफ़ी मतलब एन की वैल्यू काफ़ी बड़ी है और ये nth स्टेट से n-1th स्टेट पे ट्रांजिशन करता है, तो फिर जो फ्रीक्वेंसी एमिट होगी वो n क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये बात ध्यान में रख सकते हैं, ये कभी कभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जैसे वो एक और सवाल पूछता है कभी, वो है फ्रीक्वेंसी इन nth ऑर्बिट की क्या प्रोपोर्शनैलिटी है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी थी, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एमिटेड, फोटोन जो एमिट हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी थी ये। दूसरा जो सवाल पूछता है वो पूछता है कि nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी n के कैसे प्रोपोर्शनल है। तो एक तरीके से ओमेगा विच विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ओमेगा v बाई आर हो जाएगा एक तरीके से, वी एन मतलब ओमेगा n जो हो जाएगा वो हो जाएगा Vn अपॉन Rn। तो ये ओमेगा n की प्रोपोर्शनैलिटी भी n पर पूछ सकता है, तो वो निकालना भी आपको आना चाहिए। तो Vn जो होता है वो होता है 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z अपॉन n, अगर याद हो, और ये होता है 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। तो ध्यान से देखेंगे तो ओमेगा n की प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है z स्क्वायर अपॉन n क्यूब पे। तो ओमेगा n मतलब nth, ध्यान देंगे ये ओमेगा और ये न्यू अलग अलग हैं। ये न्यू जो है दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एमिटेड, और ये ओमेगा जो है ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ
सर्कुलर मोशन इन nth ऑर्बिट। तो ये जो ओमेगा एन आ रही है इसकी प्रोपोर्शनलिटी भी देखें तो z स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, तो ये भी 1 अपॉन एन क्यूब के प्रोपोर्शनल आ रहा है और ये भी 1 अपॉन एन क्यूब के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों फ्रीक्वेंसीज अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, बोथ आर डिफरेंट। वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एंड वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन इन nth ऑर्बिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली क्लास में हम नया पार्ट शुरू करेंगे अपना मॉडर्न फिजिक्स का, विच विल बी एक्स रेज।